नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आज एक ऐसे पैक्ट, एक ऐसे करार की हम बात करेंगे जो भारत के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। और अगर भारत के पड़ोसी देश इस पैक्ट के साथ जुड़ते हैं तो उसका भारत पर इकोनॉमिक इफेक्ट, रणनीतिक इफेक्ट या डिफेंस के लिहाज से अगर आप चीज़ों को समझें तो क्या असर पड़ेगा, उस पर हम बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे इस्लामिक नाटो की, एक ऐसे मक्का पैक्ट की जो हाल फिलहाल के दिनों में साइन हुआ है। सबसे पहले तो इस इस्लामिक नाटो की हम बात कर लेते हैं। दरअसल इसे इस्लामिक नाटो क्यों कहा जा रहा है? नाटो आप सभी जानते होंगे, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा देशों का समूह है जो समान विचार के हैं। इसी तरह का अब एक इस्लामिक पैक्ट बना है जिसमें जो इस्लामिक मुल्क हैं वो शामिल हैं। कौन कौन से वो मुल्क हैं? सऊदी अरब इसमें शामिल है, तुर्की इसमें शामिल है, इसके अलावा पाकिस्तान इसमें शामिल है। 7 अगस्त को 2026 को मक्का में एक जॉइंट बैठक हुई इन देशों के प्रतिनिधियों के बीच, और उसमें इन देशों के बीच ये पैक्ट, ये करार साइन हुआ। और ये जो संयुक्त समझौता इन 3 देशों के बीच साइन हुआ है उसमें कई तरह की बातें हैं और उसमें कई तरह के जो इक्विवेलेंट कंट्री एफर्ट्स हैं वो देखने को मिले हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको बताएंगे। लेकिन भारत को ये इस्लामिक नाटो या कह लीजिए कि मक्का पैक्ट किस तरीके से घेर रहा है और भारत के लिए इस पैक्ट पर नज़र रखना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले उस दृष्टि से, उस लिहाज से चीज़ों को समझते हैं। क्योंकि जो भारत का पड़ोसी देश है, खासकर ईस्ट की तरफ, अगर आप ईस्ट इंडिया की तरफ आप देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखेंगे, बांग्लादेश, अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि संभवतः वो भी इस पैक्ट के साथ जुड़ सकता है। इस्लामिक देश तो है ही, लेकिन जिस तरह का इंटरेस्ट, झुकाव और जिस तरह के संकेत उस देश की तरफ से मिल रहे हैं इस पैक्ट को लेकर, ऐसे में ये संभावना जताई जा रही है कि इन 3 देशों की सूची में, मक्का पैक्ट की इस सूची में एक चौथा देश भी शामिल हो सकता है। इसको लेकर कॉन्फर्मेशन अभी नहीं आया है, तो इसीलिए जल्दबाजी में कुछ भी कहना गलत होगा, लेकिन इस तरह के सिग्नल्स और साइंस ज़रूर मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ और मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनका इस तरफ झुकाव देखने को मिल सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश की मक्का डिफेंस पैक्ट में जाने की दिलचस्पी क्यों है और वो किस लिहाज से बांग्लादेश के लिए तो फ़ायदेमंद साबित होगी, लेकिन भारत के लिए एक छोर पर ये एक बड़ा ख़तरा बन जाएगा। और भारत को इस ख़तरे को भांपते हुए कुछ प्रारंभिक कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मैं एक बार फिर से कह रही हूँ कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, किसी तरह का कोई कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आया है। अब ये जो पैक्ट साइन हुआ है मक्का डिफेंस, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान के बीच, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रिंसिपल और एक फैक्टर निकल कर सामने आया वो ये कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो तुर्की हो, तो उसे इन मक्का डिफेंस पैक्ट के सभी देशों के बीच हमला माना जाएगा, उन सभी देशों पर हमला माना जाएगा। तो अब आप सोच लीजिए कि जैसे अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, पैलेस्टीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, तो ये 2 इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं जो आपस में जिनके बीच युद्ध चल रहा है। लेकिन इस पैक्ट में जो सबसे अहम फैक्टर है, जो सबसे अहम बिंदु है, वो ये कि अगर कोई भी देश इन देशों में से किसी भी एक राष्ट्र या किसी भी एक देश पर हमला करता है तो वो जॉइंटली तीनों देशों पर, या इस पैक्ट के अंदर जितनी कंट्रीज़ आती हैं उन सब पर सीधे सीधे हमला होगा। इसका मतलब ये है कि जो रिटेलिएशन होगा इन देशों की तरफ से, अगर फ़र्ज़ कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कोई तुर्की पर हमला करता है, तो तुर्की पर हमला पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा, सऊदी अरेबिया पर भी हमला माना जाएगा, और इसका रिटेलिएशन तीनों देश मिलकर उस देश पर करेंगे जो तुर्की पर हमला कर रहा है। और यही इस पैक्ट को बहुत ज़्यादा इन देशों के लिए मजबूत प्रगाढ़ बनाता है। और अगर बांग्लादेश इस देश के साथ जुड़ता है तो बांग्लादेश अपनी सीमाओं को कुछ इस तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा। इसलिए बांग्लादेश के इस पैक्ट में जाने की दिलचस्पी है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अब समझौते का सबसे अहम नियम आपने जाना, इस अहम नियम के अलावा इसको इस्लामिक नाटो क्यों कहा जा रहा है और क्या इसे पूरी तरह से इस्लामिक नाटो मान लिया जाए? दरअसल जो नाटो देशों की ट्रीटी हुई है, जो करार उन देशों के बीच हुआ है, उनके बीच भी इसी तरह के समझौते हुए हैं। अब इसे ये जो मक्का समझौता हुआ है, इसे आप इस्लामिक नाटो इसलिए नहीं कह सकते या पूरी तरह से नाटो इसलिए नहीं कह सकते। नाटो कंट्रीज़ की अपनी एक फोर्सेस है,
नाटो फोर्सेस। इसके अलावा उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक हेडक्वार्टर है, वो सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। लेकिन इस करार में जो मक्का करार हुआ है 3 देशों के बीच, जिसमें बाकी देशों को भी जाने में दिलचस्पी है, संभवतः आने वाले वक्त में आप देखेंगे, उनका इस तरह से कोई सिस्टमैटिक ऑफिस नहीं है, इस तरह से कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। जैसे नाटो देशों का एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड वार्निंग सिस्टम है, इस तरह से मक्का कंट्रीज़ का कोई इंटीग्रेटेड वार्निंग सिस्टम नहीं है, कोई जॉइंट सैन्य कार्यालय नहीं है, इस तरह से कोई जैसे कि नाटो का है। इसके अलावा जॉइंट फोर्स नहीं है, नाटो कंट्रीज़ की अपनी जॉइंट फोर्स है, लेकिन मक्का डिफेंस पैक्ट वालों की इस तरह से कोई जॉइंट फोर्स नहीं है। तो इसलिए इसे कहा ये ज़रूर जा रहा है कि ये उभरता हुआ इस्लामिक नाटो है। इस्लामिक इसलिए क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ इसका पार्ट हैं, लेकिन ये पूरी तरह से नाटो नहीं है और ना ही उस तरह से ऑपरेट करता है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये उसी दिशा में उस तरह से ऑपरेट करना शुरू करे, लेकिन उसमें अभी लंबा वक्त लगेगा। अब जो तीसरा बिंदु है वो ये कि बांग्लादेश के लिए सऊदी अरब का आर्थिक महत्व क्या है और वो किस लिहाज से बड़ा है। अब आप सऊदी अरब के लिहाज से बांग्लादेश की चीज़ों को समझना चाहेंगे तो सऊदी अरब जाहिर सी बात है बांग्लादेश के कंपैरिजन में एक बहुत डेवलप्ड नेशन है। वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो जीडीपी है वो बांग्लादेश से बहुत बेहतर है। ऐसे में अगर बांग्लादेश और सऊदी अरब के बीच करार होता है तो जो सी ट्रांसपोर्टेशन है वो तो बेहतर होगा ही। इसके अलावा जो उनकी नौसेना है, उनकी जो वायुसेना है, उससे भी बांग्लादेश को मदद मिलेगी। बांग्लादेश की इकॉनमी को बूम मिलेगा जब सऊदी अरब से बांग्लादेश को मदद मिलेगी। इसके अलावा आप ये समझिए कि बांग्लादेश के जो बहुत सारे लोग हैं, कामगार हैं, वर्कर्स हैं, वो सऊदी अरब जाकर काम करते हैं। तो ऐसे में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के जो रास्ते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट होंगे, दरवाजे और खुलेंगे और ज़्यादा संख्या में वो वहाँ जाकर अलग अलग सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होके बांग्लादेश में आएगा वो बांग्लादेशी इकॉनमी को बूस्ट करेगा, उसे अपलिफ्ट करेगा। इसके अलावा अगर आप ऊर्जा के लिहाज से, रोज़गार के लिहाज से और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में चीज़ों को समझें तो सऊदी अरब एक बेहतर इकोनॉमिक पार्टनर बांग्लादेश के लिए साबित होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश की नज़दीकी जो बढ़ रही है, जिस तरह से अनौपचारिक रूप में भी आप मुलाकातें दोनों देशों के बीच देख रहे हैं, उसमें भारत के लिए अहम क्या है और भारत को इस नज़दीकी पर क्यों नज़र रखने की ज़रूरत है। देखिए, हाल ही के समय में ढाका और इस्लामाबाद दोनों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है और इन दोनों के बीच व्यापार यानी कि बिज़नेस के अलावा हवाई समुद्री संपर्क को बढ़ाने और सैन्य संपर्क बढ़ाने को लेकर कई चर्चाएं हुई हैं अनऑफिशियल, इस तरह की जानकारियां सामने आई हैं। अगर इन सारे सेक्टर्स में ये कम्युनिकेशन और बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच अगर कोई पैक्ट साइन हो जाता है या कोई डिफेंस डील साइन हो जाती है या ये कॉन्वर्जेशंस, ये जो बातचीत है ये ऑफिशियल हो जाती हैं, औपचारिक हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है भारत के लिए ख़तरा है। अगर ये भारत का नक्शा है, पाकिस्तान ऊपर बैठा हुआ है, तो उसको सीधे सीधे ईस्ट में एक्सेस मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल की तरफ से, अरुणाचल और इस तरफ के एरिया की बात करें वहाँ से तो चाइना घाट लगाए बैठा ही है। नीचे आप बांग्लादेश की तरफ, पश्चिम बंगाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल भारत में बॉर्डर शेयर करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए ईस्ट से भी एक्सेस बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसे में तीन तरफ से भारत जो है वो घिर जाएगा और भारत को फिर और सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो संभवतः करार में आने की बातें हैं या संभवतः ये जो इस्लामिक नाटो है या मक्का डिफेंस ट्रीटी है तीनों देशों के बीच, अगर बांग्लादेश इसमें जाता है तो किस लिहाज से भारत को और सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब टर्की और बांग्लादेश के रिश्तों की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो इस करार में, मक्का पैक्ट में, जो सबसे डोमिनेटिंग देश है टेक्नोलॉजी वाइज, डिफेंस स्पेसिफिकली डिफेंस टेक्नोलॉजी वाइज, वो तुर्की है। तुर्की के पास बहुत अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनकी फोर्सेस बहुत अच्छी हैं। अगर आप उनके नेवी की बात की जाए तो वो बहुत पावरफुल है। ऐसे में रक्षा जो तकनीक है वो सीधे सीधे तुर्की से बांग्लादेश को शेयर की जा सकती है और तुर्की, जाहिर सी बात है, अगर बांग्लादेश इस पैक्ट में आता है तो डिफेंस सेक्टर को बांग्लादेश के मजबूत करेगा और जैसे बांग्लादेश का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा तो ये एक लिहाज से भारत के लिए फिर से खतरे की घंटी होगा। इस लिहाज से भी
इस पैक्ट में जो देश जुड़े हुए हैं और बांग्लादेश अगर इसमें जुड़ता है तो कैसे बांग्लादेश मजबूत होगा, उसे समझने की ज़रूरत है। और अगर तुर्की के लिहाज से एक पॉइंट को और समझा जाए तो वो ये कि रक्षा तकनीक तो मजबूत है ही, इसके साथ साथ कैसे वो जो रक्षा का सेक्टर है बांग्लादेश का, जो डिफेंस सेक्टर है, वहाँ पर बेहतर ट्रेनिंग दे सकता है। जॉइंट एक्सरसाइजेस के ज़रिए बांग्लादेश की आर्मी को कैसे अपग्रेड कर सकता है, उसे और बेहतर बना सकता है, उसके साथ ड्रोन डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयर कर सकता है। इसके अलावा उन्हें आर्मी प्रशिक्षण यानी सैन्य प्रशिक्षण दे सकता है। वो करने में तुर्की बहुत हद तक सक्षम है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब पाकिस्तान की तरफ से भारत में लॉइटरिंग म्यूनिशन से हमला किया जा रहा था, स्वार्म ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, तो वो जो सारे ड्रोन्स थे वो तुर्की ने पाकिस्तान को दिए थे। इस तरह की बातें भी सामने आई थी। तो आप समझ सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में तुर्की की पकड़ मजबूत है और तीनों ही देशों के बीच जो करार हुआ है उसमें वो अपर हैंड भी रखता है। तो ऐसे में सैन्य ट्रेनिंग दे सकता है, डिफेंस सेक्टर को इनके मजबूत कर सकता है, इसके अलावा म्यूनिशंस दे सकता है, एम्यूनिशंस दे सकता है। तो इस लिहाज से ये बांग्लादेश को और मजबूत बनाएगा, जो भारत के लिए एज अ नेबरिंग कंट्री अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक देश पाकिस्तान भी है और तीनों इस्लामिक देशों का बांग्लादेश को मिलाकर 4, भारत के पूर्वी शोर पर, पूर्वी हिस्से पर जो पकड़ है वो मजबूत हो जाएगी। और ऐसे में इन्फिल्ट्रेशन के ख़तरे से भी भारत को सचेत रहना पड़ेगा, उस तरफ से भी। अब भारत की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये कि अगर बांग्लादेश का रणनीतिक झुकाव पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की तरफ होता है, तो वही बात जो मैं आपको बता भी रही थी कि भारत के लिए वो किस लिहाज से ख़तरा है। अभी देखिए, ये कोई नाटो देश तो, किसी तरह की कोई नाटो तो ये बना नहीं है, सिर्फ एक मक्का पैक्ट साइन हुआ है। हालांकि ये जो चिंता है ये जायज़ है, लेकिन ये अभी बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में ये जो धीरे धीरे ये अगर मजबूत होता है मक्का पैक्ट और इसमें बांग्लादेश भी जुड़ता है, तो आप समझिए पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी, ये जो पूरी धुरी है, ये जो पूरा एक यूनिट है, ये भारत के और करीब आ जाएगा। इनके लिए भारत में अगर खुदा ना खास्ता इन्फिल्ट्रेशन की कोई कोशिशें होती हैं तो वो बहुत आसान हो जाएगा बांग्लादेश की मदद से, ईस्ट कॉरिडोर की तरफ से। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि ये बांग्लादेश इस पैक्ट का हिस्सा बनता है या नहीं बनता है। और आर्थिक रूप से भी ये भारत को कमज़ोर करेगा, रणनीतिक रूप से भी ये भारत को कमज़ोर करेगा। इसलिए दोनों लिहाज से भारत के लिए ख़तरा है। लेकिन फिर से वही बात, चूँकि बांग्लादेश इस पैक्ट में शामिल नहीं हुआ है, सिर्फ बांग्लादेश ने दिलचस्पी दिखाई है, तो कुछ भी कहना भविष्य के लिहाज से अभी जल्दबाजी होगा। अब आप इसको ऐसे समझिए कि बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी है और अगर वो इस पैक्ट का हिस्सा बनता है, तो ऐसे में भारत को बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। भारत को अपने बॉर्डर्स को और ज़्यादा सील करने की ज़रूरत है, बॉर्डर्स पर और ज़्यादा निगरानी बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप फिनेंशियली और इकोनॉमिकली भी बात करें तो भारत के सऊदी अरब के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरब के साथ भी भारत ट्रेड कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर दोनों देशों के बीच बात हुई है। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष, वहाँ के प्रिंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मुलाकात की थी। लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी और वो सीधे सीधे पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा था। नेवी को अलर्ट पर रखा गया था, तो वहाँ से बहुत सारी समुद्र के ज़रिए पाकिस्तान को मदद तुर्की से भी आई थी। तो ऐसे में इस तरह के पैक्ट जब कुछ देशों के बीच साइन होते हैं तो वो देश जिन पर इनका प्रभाव पड़ सकता है या वो देश जो इन पैक्ट में शामिल हैं और उनका इंटरेस्ट दूसरे देशों में है, उन्हें सचेत रहने की ज़रूरत होगी। इसलिए आगे भविष्य के लिहाज से जाहिर सी बात है कि जो भारत का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इस पैक्ट पर, इस करार पर नज़र रखेगी और आगे आगे किस तरह से मक्का पैक्ट में डेवलपमेंट होती हैं, कंट्रीज़ जुड़ती हैं, उस पर भी नज़र रखेगी। और उस लिहाज से भारत के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, भारत की इकॉनमी को ध्यान में रखते हुए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के डेवलपमेंट और यहाँ के डिफेंस सेक्टर और यहाँ के नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए कदम ज़रूर उठाएगी।